नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल से अधिक के पीएम पद के कार्यकाल में हासिल किए गए उनके लक्ष्य, उनका देश की जनता के साथ कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका मिलने का तरीका, उनकी विदेश नीति और उनके फैसले, इन सब को देखकर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कहे जा सकते हैं? क्या पीएम मोदी ही हैं दुनिया के पहले पायदान पर खड़े वर्ल्ड लीडर? उनकी कौन सी उपलब्धियां उनको इस स्थान पर खड़ा करती हैं? कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पूरा करना बाकी है? 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। I am a fan of Modi. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. Most loved one of all around the world. कौन होता है वर्ल्ड लीडर जो कठिनाइयों के बावजूद देश के लोगों को प्रोत्साहित करे, विजय के लिए प्रेरित करे? वो होता है वर्ल्ड लीडर। कौन होता है वर्ल्ड लीडर जो अपने लोगों को सही राह दिखाए और तरक्की के रास्ते पर ले जाए? वो होता है वर्ल्ड लीडर। कौन होता है वर्ल्ड लीडर? विश्व जिसको सलाम करे, जो दुनिया की मदद के लिए हर पल तैयार हो, वो होता है वर्ल्ड लीडर। बाइडेन की ताकत से बेहतर, पुतिन की पावर से बढ़कर, जिनपिंग के माइंड गेम्स से आगे, क्या भारत के मोदी हैं नए वर्ल्ड लीडर? सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ये भारत देश नहीं, पूरा विश्व मान रहा है, एक ही बॉस है मोदी। अगर आप कभी वर्ल्ड में कभी भी जाओगे, किसी भी कंट्री में, 28 कंट्री में भी जाओगे, तो वो बोलेंगे यस मैडम यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, बोले यस योर प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर मोदी, बोले यस, वो ओके वेलकम वेलकम। तो ये बेस्ट में ब्रांड में अभी तक का जो है पहले नंबर पे हमें यही दिखाई दी है। सबको इक्वली ट्रीट करना जानते हैं और शायद मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि कौन कौन सी जगह पे हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, वो ये चीज समझ रहे हैं, इसलिए वो बेटर काम कर रहे हैं। जैसे उनकी जो राजनीतिक मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा है कि जिस वजह से वो बेस्ट है। जो बातचीत को दिशा दे, जो दुनिया को सभ्यता की सीख दे, जिसका हर कदम एक प्लान है, जिसका हर फैसला एक मास्टर स्ट्रोक, उस नाम ने दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। आई एम द बेस्ट। हर पोल में टॉप पर, हर सर्वे में सबसे ऊपर, देश में जिसकी चर्चा हो, विदेशों में जिसका जलवा हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? बाइडेन, पुतिन, जिनपिंग, सुनक, मैक्रो, क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी इन सबसे बेहतर हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या नरेंद्र मोदी इन सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों से भी बेहतर हैं? अभी तक जो इंडिया के बेस्ट पीएम रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि बहुत पॉपुलर हैं। अभी तक इंडिया के बेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। नरेंद्र मोदी बेस्ट या वर्स्ट पीएम कोई नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि बेस्ट या वर्स्ट पॉलिसीज हैं। तो हमारे पीएम स्टार्टिंग से जवाहरलाल नेहरू से आज तक मोदी जी तक भी
मेरा जजमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने कौन सी पॉलिसीज अच्छी खराब लाई हैं। बेस्ट पीएम नहीं, बेस्ट पॉलिसीज। 10 में से 9.5 नंबर हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देंगे। अभी तक 70 साल ने राज किया कांग्रेस ने, जैसा कि मीडिया भी बोलती है और हमारे इतिहास में भी लिखा है। और उनमें से जितने भी पीएम हुए अच्छे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इतना सुटेबल किया जिसमें हम आज पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, स्वतंत्रता मिली है। विश्व के सबसे बड़े मनी मैनेजर कैपिटल ग्रुप के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कई योजनाएं जैसे आधार, जीएसटी, यूपीआई और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमें भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या मोदी ही वो नाम है जो देश को उस रास्ते पर ले चला है जो इससे पहले कोई नहीं कर सका? डिजिटल इंडिया से मेक इन इंडिया तक, यूपीआई सिस्टम से डिफेंस में आत्मनिर्भरता तक, जब बात देश हित की आती है तो पीएम मोदी का एक ही नारा है, इंडिया फर्स्ट। जो विश्व को वैक्सीन दे, जो योग का उपहार दे, जो जरूरत पड़े तो खिलाफ बोलने वाले देशों में भी मदद भेजकर जिंदगी दे, उसी को तो लीडर कहते हैं, वर्ल्ड लीडर। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो विश्व के 22 सबसे प्रभावशाली नेताओं के काम करने के तरीके और उनकी लोकप्रियता पर नजर रखती है। इन 22 नेताओं में मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता चुना है। G20 में भारत की मेहमान नवाजी और पीएम मोदी की कार्यशैली की बदौलत वो इस सर्वे में टॉप पर हैं। न जो बाइडेन, न इमैनुअल मैक्रों, न ऋषि सुनक, न जस्टिन ट्रूडो, लोकप्रियता के सबसे बड़े सर्वे में पहली पोजीशन पर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। %76 लोग ये मानते हैं कि वैश्विक लीडरों की रेस में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर 64% के साथ स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री अलेन बर्सेट हैं। तीसरे नंबर पर 61% के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल हैं। चौथे नंबर पर 49% वोट के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% के साथ 7वें पायदान पर हैं। 27% वोट के साथ ऋषि सुनक 15वें नंबर पर हैं। 19वें पायदान पर 24% वोट के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। बाईस देशों के राष्ट्राध्यक्षों वाला ये सर्वे 6 से 13 सितंबर 2023 के बीच इकट्ठा किए गए डाटा पर आधारित है। ये वही समय था जब भारत ने G20 का सफल आयोजन किया था। ये सर्वे वयस्क लोगों के जवाबों के साप्ताहिक औसत पर आधारित है। अलग अलग देशों में अलग अलग सैंपल साइज इकट्ठा किया गया था। मॉर्निंग कंसल्ट हर दिन 20,000 वैश्विक इंटरव्यू करती है और इस तरह के नतीजों पर आती है। भारत में पढ़ी लिखी जनता को ही इस ऑनलाइन सर्वे में शामिल किया गया था। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि कैसे एक वैश्विक लीडर की अप्रूवल रेटिंग समय के साथ बदली है। 8 अगस्त 2019 को 83% लोग यानी सर्वे में सबसे अधिक मानते थे कि पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर है। 12 सितंबर 2023 को अभी भी सबसे अधिक 76% लोग नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता मानते हैं। जो बाइडेन को 21 जनवरी 2021 में 50% लोग एक वैश्विक नेता मानते थे, जबकि 12 सितंबर 2023 को 40% लोग ही उन्हें वर्ल्ड लीडर मानते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट देखता है कि कैसे नेता स्मार्ट और तेजी से फैसले लेते हैं। पीएम मोदी ने G20 का सफल और अब तक का सबसे शानदार आयोजन किया है। उसने भी उनको इस रैंक पर पहुंचने में अहम योगदान निभाया है। एक देश अपने दोस्त तो चुन सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत दो तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो उसको हमेशा छलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं।
एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना भारत की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा चुका है और यही वो क्षेत्र भी है जहां हिंदुस्तान दूसरी वैश्विक शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और उनसे आगे निकल रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां भारतीय सेना का आधुनिकीकरण हुआ है, तो वहीं रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के आधार पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं, तो विश्व के सामने भारत की पहचान एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में हुई है, सुरक्षा जिसके लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। पीएम मोदी की रहनुमाई में रक्षा और तकनीक निर्माण के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चला है, जिसकी वजह से देश के हथियारों के निर्यात भी बढ़े हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 6 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा निर्यात करीब 6 गुना बढ़ा है। 2017-18 में रक्षा के क्षेत्र में निर्यात 4,682 करोड़ रुपए था। 2018-19 में यह बढ़कर 10,746 करोड़ रुपए हुआ। 2019-20 में ये 9,116 करोड़ रुपए पहुंचा। 2020-21 में 8,435 करोड़, 2021-22 में 12,815 करोड़ और 2022-23 में 15,918 करोड़ रुपए हो गया। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो ये बढ़त 24% रही। भारत के रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर्स के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। अमेरिका का रक्षा बजट $750 बिलियन है, चीन का $237 बिलियन, सऊदी अरब का $67 बिलियन, भारत का $61 बिलियन है। 2010 में जो रक्षा बजट करीब 1,47,000 करोड़ रुपए था, वो 2023 आते आते प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 5 लाख करोड़ को भी पार कर गया। ऐसे रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं जो भारत अब बेच भी रहा है, वो विदेशों को भी दिए जा रहे हैं। मतलब जो अभी तक भारत खरीदता था चीजें, तो अब भारत ने दुनिया को बेचना भी शुरू किया है। ये एक बेहतर काम हुआ है। डीआरडीओ को जिस तरह से बहुत सारे सुविधाएं दी गई हैं, तो अनुसंधान क्षेत्र में मुझे लगता है ये बड़ी सफलता है। जहां तक सैनिकों की बात है, सैनिक हमारा हमेशा मजबूती से डटा रहा है और हमेशा जो है उसने आगे बढ़ करके दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2018 से 22 के बीच भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश भी है। भारत ने पीएम मोदी की लीडरशिप में रूस से 45.1%, फ्रांस से 28.6%, अमेरिका से 11.1%, इजराइल से 7.7%, दक्षिण कोरिया से 2.8% और यूनाइटेड किंगडम से 2% हथियार आयात किए हैं। ये पीएम मोदी के कार्यकाल ने ही देखा कि जरूरत पड़ी तो देश हित में भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तब खरीदा जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ।
एक वक्त था जब भारत रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था, लेकिन अब इस मोर्चे पर भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। भारत कई हथियारों का देश में ही निर्माण कर रहा है। भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में विदेशों से खरीद के मुकाबले घरेलू खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। 2018-19 में घरेलू खरीद कुल खरीद का 54% था। ये आंकड़ा 2019 में बढ़कर 59% और 2020-21 में 64% हो गया। 2022-23 के लिए इसे 68% कर दिया गया। 2023-24 के लिए इसे 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो करीब करीब हर त्योहार देश के सैनिकों के साथ ही मनाते हैं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। शायद ही विश्व का दूसरा कोई नेता होगा जो अपने सैनिकों के साथ ऐसा कनेक्ट रखता हो। टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंद कर रही है। आज दुनिया में यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल लेन देन में से लगभग आधे भारत में हो रहे हैं। अगले 3 वर्षों के भीतर भारत रोज 1 अरब लेन देन पर विचार कर रहा है और 2030 तक प्रतिदिन 2 अरब लेन देन का लक्ष्य रखा गया है। यूपीआई सिस्टम से प्रभावित होकर कई देश इसको अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। रिसीव्ड ऑन फोन पे देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विसिंग ने जब भारत के बाजार में सब्जी खरीदने के लिए यूपीआई से पेमेंट किया तो भारत की डिजिटल क्रांति से वो जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए। नीदरलैंड्स के पीएम ने बेंगलुरु की सड़कों पर जब यूपीआई का इस्तेमाल देखा तो वो हैरान हो गए। It looks very simple and easy, but I have no idea of all the ramifications. So I cannot claim that I'm now an expert on this. But it was fascinating to go through the experience once. आज विश्व के कई देश भारत की यूपीआई से प्रेरित होकर ऐसा ही सिस्टम अपने देश में शुरू करना चाहते हैं। अगस्त 2023 में यूपीआई लेन देन की संख्या लगभग 1 अरब तक पहुंच गई और उस लेन देन का मूल्य 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ये पिछले 30 वर्षों में क्रेडिट कार्ड द्वारा हासिल की गई उपलब्धि से 10 गुना से भी ज्यादा है। यानी वो सुपर पावर देश जो क्रेडिट कार्ड्स या प्लास्टिक मनी पर चलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन भारत में यूपीआई के जरिए हो गए। प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी के महत्व को जानते हैं, इसलिए उनके भाषणों में यूपीआई जरूर जगह पाता है। 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब,
सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। भारत ने कई एशियाई और यूरोपीय देशों में यूपीआई को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2022 में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लायरा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। पीएम मोदी के विजन और पहल की बदौलत ही 2023 में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच एक समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीमा पार लेन देन करने की अनुमति मिल गई। यूएई, भूटान और नेपाल भी यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपना चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में भी यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत की जा रही है। डिजिटल इंडिया का जब सपना शुरू हुआ था 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद, तो बहुत सारे लोग हंसते थे, बहुत सारे लोग अचरज में रहते थे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे होगा। हिंदुस्तान जैसा गरीब देश, हिंदुस्तान में जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं है, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, वहां डिजिटल इंडिया कैसे चलेगा। लेकिन पिछले 7 साल 8 साल में जो बदलाव आया है, डिजिटलाइजेशन है इकोनॉमी में, उसका यूज जो है वो दुनिया भर में भी उतना नहीं हो रहा जितना हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप कहीं सब्जी लेने जाएं, दूध लेने जाएं, फल लेने जाएं, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है। ये शायद जो लोग चालू कर रहे थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी रफ्तार से हम काम करेंगे। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का, सरकार का तो है ही, लेकिन हिंदुस्तानियों ने जिस तरह से इसको एक्सेप्ट किया है वो भी काबिल तारीफ है। 2016 में शुरू हुई यूपीआई को आज भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। 2019 में भारत के यूपीआई से प्रभावित होकर गूगल ने अमेरिका में फेडरल रिजर्व बोर्ड को यूपीआई जैसा एक इंटरफेस फेड नाउ अमेरिका में बनाने का सुझाव दिया। सिर्फ यूपीआई ही नहीं, बल्कि भारत का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई विकासशील देशों ने आधार को अपनाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया सलाम कर रही है। भारत अब विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस समय भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का शानदार केंद्र कहा जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच घनी आबादी वाला भारत तमाम चुनौतियों को दरकिनार रखते हुए रेस में लगातार बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रहा है। जब हम 14 में आए तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर, आज विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। उसके प्रधानमंत्री की बात सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। दुनिया ने देखा कैसे विश्व के बड़े लीडरों के बीच पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से
आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दुनिया ने देखा कैसे भारत के विदेश मंत्री प्रेस वार्ता में यूरोप को दो टूक जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके आत्मविश्वास के पीछे एक वर्ल्ड लीडर खड़ा है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर छलांग लगाना कोई आसान बात नहीं है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी की इस बात में एक आत्मविश्वास है कि अब सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ऊपर से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, प्लानिंग, टाइमिंग और इम्प्लीमेंटेशन का खेल। जिस तरह कोविड के समय तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे चली गई थी, भारत की भी ग्रोथ -23% हो गई थी। उसके बाद फिर जिस तेजी से हम वापस लौटे और उभरे, आज 7.8% जीडीपी इस वक्त है आज की तारीख में, तो ये सारी चीजें बताती है। जीडीपी हिंदुस्तान की लगातार बढ़ती रही है, 6 to 7% है, और उसकी जो टोटल बढ़त है वो 83% रही है पिछले 9 साल में, जो मेरे ख्याल से अमेरिका से 1% कम है। अमेरिका में 84% रही, यहाँ पर 83% है। तो ये बहुत बड़ी बढ़त है जीडीपी के लेवल पर। जीडीपी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन और सर्विसेज वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, तो उस पर हम लोग बढ़े हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 2027-28 में, 29 में नहीं, अगला कार्यकाल यदि प्रधानमंत्री लौटते हैं तो 2029 तक होगा ना। आईएमएफ का आंकड़ा कह रहा है कि 2027-28 में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इस सरकार से मैं इसलिए उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का नारा है, थॉट है, उस पर चलती है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक प्लानिंग ही नहीं, बल्कि एक विजन भी है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जरूर है, लेकिन एक बात जो इसमें भी अच्छी है वो ये है कि भारत में पूरे विश्व में सबसे कम उम्र की आबादी है जो काम करने वाली है। 28.4 साल की औसत उम्र के साथ भारत के पास सबसे युवा काम करने वाली आबादी है, जिसको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। इस काम करने वाली आबादी को दूसरे देशों से तुलना करें तो जानकारों के अनुसार भारत चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। इन देशों की काम करने वाली आबादी कम हो रही है, जबकि भारत का ये अनुपात 2045 तक बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने 2022 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 5 संकल्पों का खुलासा किया था और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना उनमें से एक था। जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी के कुछ खास निर्णय देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर साबित हुए हैं। जीएसटी को देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। जीएसटी देने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है और जीएसटी कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राजीव गांधी कहते थे कि केंद्रीय स्कीमों के सिर्फ 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। पीएम मोदी की पहल से इसमें बड़ा बदलाव आया है।
जन धन खातों और आधार की मदद से अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना आसान हो गया है। सरकार के अनुसार इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है, क्योंकि पैसे अब सीधे लोगों के खातों में पहुंचते हैं। 90 लाख डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देश में रोज होते हैं। जनधन खाता, अब ये तो जो है वाकई पिछली सरकारों को करना चाहिए था कि गरीब आदमी जिसकी आमदनी नहीं है वो बैंक में जाता था, खाता ही नहीं खुलवा पाता था। मैंने अपने ड्राइवर का खाता खुलवाने की कोशिश की, बड़ी वो उसमें दुनिया भर की फॉर्मेलिटी हुई, बाद में मैं किसी तरह खुलवाया। तो ऐसे बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर, जो हम घरों में काम करने वाली महिलाएं, रेडी पटरी वाले, ऐसे लाखों करोड़ों लोग थे जिनको कोई बैंक अकाउंट नहीं होता था। तो वो जो जनधन खाता की योजना मोदी जी ने की, बहुत पहले हो सकती थी, नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने किया और कम से कम करोड़ों लोगों को आज बैंक अकाउंट हो गया। उनके अकाउंट में पैसे भी हैं, उनको जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो उनको मनरेगा वर्कर्स को, सबको। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। – 2014 में जब पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो सवाल उठाए गए थे कि ट्रेन्ड लेबर कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा और भारत कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा। लेकिन अब जब एप्पल जैसी कंपनी खुद भारत में अपना यूनिट लगाने को तैयार है तो ये पीएम मोदी की कामयाबी है। आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ खुद एलन मस्क जैसे लोग करते हैं तो ये इनकी वैश्विक पहचान का एक सबूत है। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi's. इसके अलावा पीएम मोदी के रेल, रोड, बंदरगाह और ब्रिज नेटवर्क ने देश के अंदर व्यापार के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे अब एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से और जल्दी पहुंच जाता है। अपने फैसलों और कामों के चलते पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी। इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें पूछा कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक कौन रहा, तो 43% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 15% इंदिरा गांधी, 12% मनमोहन सिंह, 11% अटल बिहारी वाजपेयी और 6% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना। अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिलहाल भारत कई कृषि उत्पादों के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है। 2021 में भारत चावल का नंबर 1 निर्यातक देश बना। भारत का चावल निर्यात दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले देशों के कुल निर्यात से भी ज्यादा है। भारत ट्रैक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। टॉप 10 स्मार्टफोन, कार निर्यातक देशों में भारत का नंबर भी आता है। आईटी और शिपिंग के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर है। आईटी के क्षेत्र में तो भारत को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पीएम मोदी का विजन, उनकी सरकार की नीतियां इस दिशा में भारत को आगे ले जाने में काम आ रही हैं। पूरी धरती एक परिवार है, इसी सिद्धांत के साथ भारत हमेशा चला है, आगे बढ़ा है। वसुधैव कुटुंबकम का फलसफा ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान रहा है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को G20 सम्मेलन में बताने का प्रयास किया। लेकिन परिवार को जब जब भारत की जरूरत पड़ी है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मदद के लिए हमेशा सामने आया है। चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन पहुंचाना रहा हो या किसी प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता देना। कोरोना से लड़ने, बचने और बचाने के लिए जब दुनिया भर में कोशिशें शुरू हुई तो पूरे विश्व की नजर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की ओर टिकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ वैक्सीन बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई तो हिंदुस्तान ने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर दी। भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन
उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। मोदी सरकार ने भारतीयों की जरूरत के साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लिए मदद का दरवाजा खोल दिया। दोस्ती का ये मिशन दुनिया भर के दिल को छू गया। ये मिशन वैक्सीन मैत्री था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जरूरत पड़ने पर हर देश की मदद के लिए तैयार खड़ा था। भारत सरकार की ओर से 2020 में ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन सेतु की शुरुआत हुई। आसमान और समंदर के रास्ते दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे 12 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। इस ऑपरेशन में 16,000 अलग अलग देशों के नागरिकों को भी उनके देश पहुंचाया गया। साल 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की। इस ऑपरेशन की मदद से भारतीयों के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भी काबुल से निकाला गया। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध से पैदा हुए संकट की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2022 में ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। भारतीयों के अलावा हजारों दूसरे लोगों को भी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल कर लाया गया। 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद की। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में तारीफ की गई। जबकि तुर्की कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब भी मानवता के आधार पर पीएम मोदी ने मदद पहुंचाई। ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। भारत की कोशिश यही रही कि मुश्किल के वक्त कोई अकेला ना पड़े। इसलिए श्रीलंका जब आर्थिक संकट के सामने सरेंडर कर चुका था, तब भी पीएम मोदी की रहनुमाई में भारत साथ खड़ा था। मोरक्को में जब भूकंप आया तो भारत ने लोगों को बचाने के लिए दवाइयों का इंतजाम किया। भारत रिश्तों के समीकरण को जोड़कर रखना जानता है और इस देश का इतिहास भी यही जानता है और इस देश का लीडर भी। तोहफों का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाने के लिए किया जाता है और ये तोहफे जब किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो तो आप तोहफे पाने वाले की अहमियत, उसका नेतृत्व और उसके देश का महत्व समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कई बार नवाजा है। उन्हें अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश कई बार अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। खाड़ी देशों ने पीएम मोदी को अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेख जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन के बादशाह ने पीएम मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया। कई देशों ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। अफगानिस्तान ने जून 2016 में पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजेंड ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। 2021 में भूटान ने ड्यूक ग्याल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2023 में फिजी में पीएम मोदी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए। मई 2023 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य ने एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया।
जुलाई 2023 में फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके अलावा पीएम मोदी को अमेरिका ने स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया और पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको यूएस सेनेट को 2 बार संबोधित करने का मौका मिला। ये पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता, उनके ग्लोबल अप्रोच और भारत के बढ़ते रुतबे का सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी ओर से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।